देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से लगातार बिहार में पुल गिरने की बातें और पुल गिरने की खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक में सरगर्मियां, पुल गिरने को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसको लेकर सर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पुल गिरने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तो तेज है। अब तो मोदी सरकार गिरने को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। क्या बात करते हैं? लालू प्रसाद यादव ने आज राजद के 28वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कह दिया कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी, आप लोग मतलब ये फिर से चुनाव होगा, आप लोग पूर्ण तैयारी में रहिए। तो एक तरफ जहां पुल गिरने को लेकर सरगर्मी तेज है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं आपको सरकार गिरने और गिराने को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब ऐसे पुल की बात करिएगा तो पुल गिरने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। जाहिर तौर पर सरकार में चाहे बीजेपी मतलब रही हो या आरजेडी रहा हो, सरकार तो नीतीश सरकार की रही है। सबसे पहले तो ये पुल गिरने का कारण क्या है ये खोजना चाहिए। जाहिर तौर पर ये भ्रष्टाचार का पुल ही गिरा है। अंग्रेजों के समय में जो पुल बनता था वो अभी तक कई पुल है, अभी तक भी जिंदा है, लेकिन इस सरकार में पुल गिरना मतलब पुल बनना और गिरना एक नियति में शामिल हो गया है। हालांकि नीतीश जी ने आनन फानन में अपने आप को गिरता देखकर आनन फानन में लगभग 11 इंजीनियर को निलंबित किया है, लेकिन क्या ये नाटक है? जब आप निलंबित किए हैं, कुछ दिन के बाद निलंबन मुक्त कीजिएगा, फिर नई जिम्मेवारी दे दीजिएगा। तो सर इस तरह से पुल गिरना और इंजीनियर को निलंबन करना, क्या इसका सॉल्यूशन है क्या? लेकिन अब सवाल यह भी है कि जिस तरह से पुल गिर जाता है, जो कमीशन खोरी का जो बहुत दिनों से कह सकते हैं, काफ़ी समय से यह चलता रहा कमीशन खोर का जो धंधा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब तक ये कमीशन खोरी बंद नहीं होगा, क्या लगता है कि पुल का गिरना बंद हो जाएगा? देखिए, ये पुल भ्रष्टाचार का पुल गिर रहा है। पुल अगर मान लीजिए दक्ष इंजीनियर बनाए और मटेरियल उसमें सही रहे तो फिर पुल गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। पुल गिरने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन यह देखना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको देखना चाहिए कि पुल गिरने का कारण क्या है और उसका स्थायी निदान निकालना चाहिए। स्थायी निदान निकालना चाहिए। देखिए, अगर पुल गिरने का मामला अगर छोड़ भी दें तो लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, विधानसभा चुनाव ऐसे तो होना चाहिए ये 2025 में, लेकिन नीतीश जी की चाहत, चाहे वो महागठबंधन के साथ थे तब भी और अभी वो बीजेपी के साथ हैं तब भी, उनकी हर संभव कोशिश है कि जितनी जल्दी हो विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। वो मतलब ये जानते हैं, और एक मतलब इंटरनल सर्वे जो हुआ है उसमें यह स्पष्ट दिखाया गया है कि अभी के समय में अगर विधानसभा चुनाव होता है तो जेडीयू खासकर मतलब एनडीए खासकर जेडीयू की स्थिति बेहतर होगी। इसलिए नीतीश जी की चाहत है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, और इसको लेकर अंदर ही अंदर चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी तैयारी में लगा है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि विधानसभा भंग हो जाए और ये विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब बिहार के कुछ नेताओं का राजनीतिक कैरियर का सूर्यास्त हो चुका है और कुछ राजनेताओं का जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, वह ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? जाहिर तौर पर आप पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह और इधर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के विषय मतलब है सूर्य अस्त हो गया ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन संशय के बादल इन लोगों के राजनीतिक कैरियर पर जरूर मंडरा रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव के पहले तक अपने आप को दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते थे, आज राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान मतलब की लाली के आगे इनकी रोशनी मतलब मध्यम पर गई।
इनके नहीं चाहने के बाद भी चिराग पासवान को 5 सीट मिला और स्ट्राइक रेट उनका 100% रहा। 5 सीट मतलब 5 सीट वो जीत गए और आज राजनीतिक क्षितिज पर पहुँच गए। एक तरह से कह ही सकते हैं कि राजनीतिक क्षितिज पर पहुँच गए हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, जबकि पशुपति कुमार पारस को अब क्या मिलेगा? वो राज्यसभा जाने का भी रास्ता लगभग लगता है कि तो खुला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको बीजेपी कोटे से राज्यसभा भेजने की कवायद तेज है। दूसरी तरफ आप इनको ले लीजिए आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह एक समय में मतलब जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, नीतीश कुमार के बाद उनकी अहमियत थी। आज के डेट में वो गुमनामी के अंधेरे में खो से गए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी तरह की खबर नहीं है। तो जाहिर तौर पर इन लोगों के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट तो मंडरा रहा है। दूसरी तरफ आप निशांत कुमार को लीजिए, तो निशांत कुमार कहने को तो आध्यात्म में रुचि रखते हैं, राजनीति के प्रति दिलचस्पी उनकी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, निश्चित तौर पे उनका राजनीतिक तौर पर उनके लिए सूर्य उदय होगा। और आज हो, कल हो या कुछ समय बाद हो, लेकिन राजनीतिक मतलब नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर वो निश्चित तौर पर आगे आएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फूटा गाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात करें वोटर्स की, तो वह भी कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं। तो सर, क्या लगता है दोनों के बीच में किनकी जीत होगी? देखिए, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए नाक का सवाल है। अगर बीमा भारती को जीत मिल जाती है तो लालू तेजस्वी की बची कुची प्रतिष्ठा बच जाएगी। अगर बीमा भारती हार जाती है तो सीमांचल में लालू तेजस्वी का खूंटा एक तरह से उखड़ जाएगा। इसलिए कर अभी खूंटा करना उनके लिए ज़रूरी है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए नेताओं के लिए भी यह प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है कि मतलब ये स्पष्ट होना ज़रूरी है कि बीमा भारती ये नीतीश कुमार या जेडीयू के बूते अभी तक वो ये विधायक रहीं या उनका अपना वहाँ प्रभुत्व है। वैसे कहा जाता है कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल वो ये गंगोता जाति से आते हैं और गंगोता जाति पर उनकी अच्छी पकड़ है। रुपौली विधानसभा गंगोता बहुल क्षेत्र है और गंगोता जाति के लोगों को लगता है कि अवधेश मंडल उनके नूरे नज़ीर हैं, उनके रक्षक हैं, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए बीमा भारती की स्थिति मजबूत भी हो सकती है, लेकिन मजबूत मतलब ये तब हो सकती है जब पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बीमा भारती का खुलकर समर्थन करें। लेकिन अभी तक पप्पू यादव खुलकर ना ही बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं, ना ही निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का कर रहे हैं। इसलिए कर एक द्वंद्व सा मतलब बना हुआ है कि बीमा भारती का पप्पू यादव समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव अगर समर्थन बीमा भारती का कर देते हैं तो पलड़ा उनका भारी हो सकता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गंगोता जाति से ही कलाधर मंडल आते हैं और जदयू का एक वोट बैंक जो है तो वो कहीं खिसका नहीं है। बीमा भारती का अपना प्रभुत्व हो सकता है, लेकिन जदयू के कोर वोटर अभी भी नीतीश कुमार को देख रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था है। ऐसी स्थिति में कलाधर मंडल अगर जीत जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। देखिए, नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में असर कैसी भूमिका रहेगी? देखिए, पप्पू यादव की भूमिका पर इसलिए कर अभी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव अभी स्वयं फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वह बीमा भारती का समर्थन करें अथवा नहीं करें। जो हम लोगों के पास जानकारी है कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि वह बीमा भारती का समर्थन करें।
हालांकि बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने पहुंची और बीमा भारती पप्पू यादव को अपना बड़ा भाई बता रही हैं, जबकि पप्पू यादव अपने घर परिवार की बेटी बता रही हैं। लेकिन पप्पू यादव के लिए मुश्किल यह है, यही बीमा भारती को मोहरा बनाकर लालू तेजस्वी ने जिस तरह से उनके राजनीतिक मतलब उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, उसका दर्द अब भी पप्पू यादव के जहन में है। और मतलब तमाम तिक्रम के बाद भी पप्पू यादव इस बार जीत कर एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं। पप्पू यादव की कोशिश है कि वो किसी तरह ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँचे या एक बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस में उनको मिले और कांग्रेस को वो लालू तेजस्वी के बैसाखी से हटाकर मतलब एक मतलब आत्मनिर्भर बनाए। कांग्रेस अपने बलबूते यहाँ बिहार में सरकार बनाए। कई बार पप्पू यादव बयान भी दे चुके हैं। अभी तक बात अलग है कि अभी तक पप्पू यादव के समर्थन में या ना ही ये राहुल गांधी का कोई बयान सामने आया, ना ही प्रियंका गांधी का, लेकिन पप्पू यादव ये राहुल चालीसा भी पढ़ रहे हैं। एक तरह से कहिए कि पप्पू यादव राहुल चालीसा पढ़कर ये बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं, जिसके कारण पप्पू यादव स्वयं द्वंद्व में हैं। वो पेशोपेश में है कि बीमा भारती का समर्थन करें अथवा अपनी राजनीतिक हस्ती का एहसास कराएं। अब राजनीतिक ये शक्ति का अगर एहसास कराते हैं तो बीमा भारती के लिए ये जीत का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर सकता। लेकिन अगर पप्पू यादव बीमा भारती के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हैं, अपने ये समर्थकों को ये मैसेज देते हैं कि बीमा भारती को जिताना है, तो बीमा भारती का भी पल्ला भारी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है कि पप्पू यादव ना ही खुलकर बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं, ना ही शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं एलजेपी छोड़ के अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग आजमा रहे हैं, तो मतलब ना उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल की स्थिति मजबूत मतलब ये नज़र आ रही है। और अगर बीमा भारती हारती हैं तो ये समूचा ठीकरा पप्पू यादव के ही मत्थे फोड़ा जाएगा। अब देखिए पप्पू यादव आने वाले 1-2 दिनों में क्या स्पष्ट करते हैं, उनकी भूमिका कैसी रहती है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव से लेकर बिहार में गिरते हुए पुल पर हमने बात किया। इसको लेकर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है।